हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये हाईटेक नर्सरी का एपिसोड 3 होगा। इससे पहले हमने एपिसोड 1 और 2 बनाए हैं और इसमें हमने हाईटेक नर्सरी के बेसिक्स की बात की है कि हाईटेक नर्सरी बेसिकली होती क्या है, क्या-क्या इसके स्कोप्स हैं और उसके बाद दूसरे एपिसोड में हमने बात की है कि हाईटेक नर्सरीज़ में क्या-क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इन एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा हाईटेक नर्सरीज़ के रिगार्डिंग। ये तीसरा एपिसोड होगा दोस्तों और ये एपिसोड भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हाईटेक फार्मिंग करते हैं या नर्सरी लगाते हैं या फिर आप मेन क्रॉप्स लगाते हैं हाईटेक नर्सरी हाईटेक फार्मिंग में, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहाँ पर नेट हाउस, पॉली हाउस का इस्तेमाल होता है और कंट्रोल्ड कंडीशंस में आप खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो इस तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हाईटेक नर्सरीज में एक ऐसा कंपोनेंट है जो इस हाईटेक नर्सरी की बैकबोन है, यानी कि इसके बिना इस फार्मिंग को करना पॉसिबल नहीं होता है। या यूँ कहें कि अगर ये कंपोनेंट आपने सही से सिलेक्ट किया है, तो आपकी जो हाईटेक फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, हम जब अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं या फिर अपनी जो देसी तरीका होता है, उसमें हम ज़मीन के ऊपर फार्मिंग करते हैं, यानी कि मिट्टी में अपनी खेती करते हैं या क्रॉप्स लगाते हैं। मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। पर इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में जो हमारे फ़ायदे के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इक्वली हमारे लिए कुछ हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, एलिमेंट्स या यूँ कहें कि कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान भी पहुँचाते हैं, फ़ायदा देने के अलावा। इसलिए इज़राइल एक कंट्री है जहाँ पर हमेशा युद्ध या कह सकते हैं आप वॉर ज़ोन में ये कंट्री रहती है और वहाँ पर ज़मीन काफ़ी कम है। ज़मीन तो है पर पानी की समस्या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और उन्होंने इसी का सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने मिट्टी को बिल्कुल दूर कर दिया अपनी खेती से। क्योंकि मिट्टी में पहले से ही कुछ ऐसे पैथोजेंस, ऐसे फंगस, ऐसे मोल्ड्स, ऐसे यूँ कहें कि कुछ ऐसे कैरियर एजेंट्स होते हैं जो हमारी फार्मिंग को फ़ायदा भी करते हैं, तो इक्वली ये हमारी फार्मिंग को नुकसान भी करते हैं। इसलिए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या फिर कुछ एडवांस फार्मर्स ने सॉइललेस मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि बिना मिट्टी के खेती करने का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे मिट्टी रहित खेती भी कहा जाता है। अब हमें मीडिया की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम अपने प्लांट्स को लगा सकें, या यूँ कहें कि अपने प्लांट्स के सीड्स को लगा सकें। एक ऐसे मीडियम या मीडिया की ज़रूरत हमें पड़ी और उसके लिए हमने सेलेक्ट किया या फिर उन वैज्ञानिक्स ने सेलेक्ट किया कोकोपिट को। कोकोपिट एक ऐसा यूनिवर्सल मीडिया है दोस्तों जिसमें हम नर्सरी भी लगा सकते हैं, यानी कि सैपलिंग्स, सीडलिंग्स लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें मेन क्रॉप भी अपनी लगा सकते हैं, जैसे कि हम अपने सीडलेस कुकुम्बर इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, टोमेटो इसमें हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, चिली या ऐसी क्रॉप जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती, हम इसमें लगा सकते हैं। पर सीडलिंग्स यानी पौध के लिए एक आइडियल और एक उत्तम किस्म का ये मीडियम होता है और कोकोपिट मीडिया को अब हम सॉइललेस मीडिया भी कहने लगे हैं। और इस मीडियम में या इस मीडिया में कोकोपिट एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट होता है, या यूँ कहें कि इसकी बैकबोन यानी कि इसकी रीढ़ की हड्डी है। कोकोपिट अगर इस मीडियम या मीडिया की रीढ़ की हड्डी है, तो कोकोपिट को चुनने में या फिर सेलेक्ट करने के लिए हमें कई सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। और इस वीडियो में मैं आपको कोकोपिट को सिलेक्ट करते टाइम, खरीदते टाइम या चुनते टाइम जिन सावधानियों को आपको बरतना है, उसमें से 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको सीडलिंग प्रोडक्शन में या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में या फिर फार्मिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाईटेक फार्मिंग और कंसर्न एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप लाइक करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं और हमें मोटिवेट इससे एक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो कोकोपीट दोस्तों नारियल का बेसिकली हस्क होता है, छिलका होता है। इसे चॉप करके, प्रोसेस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि इसे ट्रांसपोर्ट के काबिल बनाया जा सके। ब्रिक्स की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और आप जैसा जानते हैं कि कोकोपीट के प्लांट्स या नारियल के प्लांट्स बेसिकली साउथ इंडिया या फिर जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर होते हैं और इनको नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इन्हें वहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए कैरी किया जाता है और इस दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी कंटामिनेशन से हमारी क्रॉप्स में फंगस, कुछ डिजीज़ और कुछ ऐसे अनवांटेड एजेंट्स आ जाते हैं जो हमारी फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोकोपीट को खरीदते टाइम आपको बेसिक्स चीज़ों का जब ध्यान देना है, उसमें आपका बाहर से अपीयरेंस तो होगी ही, फाइब्रस कैसा है ये भी एक पॉइंट होगा, पर जो साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे बेसिकली ईसीबी कहा जाता है, ये दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, साइमन या सीमन आप कह सकते हैं। उन्होंने इसके बारे में एक यूनिट दी थी जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि
कोकोपीट हमारा किस क्वालिटी का है या बेहतर क्वालिटी का है। कोकोपीट में ईसी का मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में हम कोकोपीट को जब मिक्स करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसमें करंट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, सॉल्ट्स कितने होते हैं, डिज़ोल्व सॉल्ट्स कितने होते हैं। तो जब आप कोकोपीट को खरीदें तो आप ईसी की जो वैल्यू है या फिर इसकी जो यूनिट है, इसे आप देख लें कि आपकी ईसी लेस देन 0.5 मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर ये दोस्तों एक यूनिट है और इसको आप मीटर के ज़रिए मापते हैं। अगर आपका मीटर मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर में रीडिंग्स देता है, तो आपकी कोकोपीट को जब आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उस सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो समझे कि आपका कोकोपीट सही क्वालिटी का है। कुछ रीडिंग मीटर्स इसे एक और यूनिट में मेज़र करते हैं, वो होता है माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, और वहाँ पर इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.5 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 500। तो यहाँ पर आपकी जो रीडिंग्स है वो लेस देन 500 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें थी कोकोपीट में जो आपको पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करना है। दूसरा दोस्तों पीएच होता है, जो आप आजकल जानते भी होंगे कि किसी भी सॉल्ट का एक पीएच होता है, यानी कि उसकी एसिडिटी या फिर उसकी बेसिसिटी कितनी है, यानी कि उसके अंदर कितने ज़्यादा सॉल्ट्स हैं या कह सकते हैं एसिड है। तो इसकी एक रेंज होती है। अगर आप कोकोपीट खरीदे तो आप एक रेंज को कंसीडर करें। मैं एक बड़ी रेंज बताऊंगा पहले। तो आप 0.5 से लेकर 8, 0.5 से लेकर 8 तक अगर आपकी रेंज आती है तो आपका कोकोपीट ठीक क्वालिटी का है। अगर ये रेंज 5 से 7.5 आती है तो आपका कोकोपीट और बेहतर क्वालिटी का है। और अगर आपकी कोकोपीट के पीएच की रेंज 0.5 से लेकर 6.5 के आसपास आती है तो कोकोपीट आपका बहुत बेहतर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको कोकोपीट स्लाइटली एसिडिक लेना है, इससे आपको रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। एक और पॉइंट है दोस्तों, जब हम कोकोपीट में पानी डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और यही पानी प्लांट्स में डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पानी की ज़रूरत होती है तो इसमें जो डिजोल्व या एब्जॉर्ब वाटर होता है, प्लांट्स इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसे कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि आप किसी कंपोनेंट या सबस्ट्रेट में अगर पानी डालते हैं तो कितना पानी उसमें से एब्जॉर्ब करता है। इसे आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, आप कोकोपीट का एक टुकड़ा लें, उसे मेजर करें, मापें और उसमें पानी डालें, तो उसमें पानी को एब्जॉर्ब वो कर लेगा। इसके बाद जो पानी बाहर निकल जाता है उसे आप मेजर कर लें। आपने अगर 1 लीटर पानी डाला है और उसमें से 200 ml पानी ही बाहर आया है, 800 ml उस कोकोपीट ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इस कोकोपीट की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी 80% के आसपास अभी है। और आपको ऐसा कोकोपीट लेना है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लगभग 70 to 80% होनी चाहिए, तब आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और पॉइंट है दोस्तों, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को मेजर करते हैं हम वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि आप किसी कोकोपीट को वेट के कोकोपीट को किसी फिक्स वॉल्यूम जिसको आप जिसका आकार आपको पता है उसमें रखते हैं तो उसमें कितना फिट आता है। और इसको मैंने पॉइंट आउट किया है कि जो बल्क डेंसिटी है इसकी जो वैल्यू है वो 0.15 से लेकर 0.25 के बीच में होनी चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद दोस्तों एक और पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों CEC, यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है पर ये पॉइंट भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन दोस्तों साइंटिफिकली या फिर साइंस की भाषा में अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ा है या बायो पढ़ा है तो वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, या आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स। प्लांट्स को 17 ज़रूरी एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, इस तरह से मोलिब्डेनम या फिर जिंक, कॉपर, इस तरह से 17 जरूरी एलिमेंट्स की जरूरत होती है। इन 17 एलिमेंट्स में से कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ज़्यादातर एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या किसी और एलिमेंट्स के साथ कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स की रूट्स में देते हैं तो वो रूट्स के अंदर जाकर 2 पार्ट्स में टूटते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। प्लांट्स इन एलिमेंट्स को डायरेक्ट नहीं लेता है, जब तक ये टूटते नहीं है तब तक प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं करता है। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स टूटते हैं कैटायन की फॉर्म में, यानी कि पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, तो प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करेगा रूट्स के थ्रू। तो CEC बेसिकली डिसाइड करता है कि जो एलिमेंट्स या फिर फर्टिलाइजर आप कह सकते हैं, खाद हमने अपने प्लांट्स की रूट्स में डाली है, वो प्लांट्स पहले तो उसे होल्ड करे, छोड़े नहीं। दूसरा, जब जब उनकी ज़रूरत हो तो उन्हें एक्सचेंज करें, जब ज़रूरत हो तो लें और जब ज़रूरत ना हो तो छोड़ दें। इसे कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। उम्मीद है आपको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये समझ में आई होगी। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो मीडियम उतना ही बेहतर होगा। और कोकोपीट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। एक रेंज है 60 to 130 के बीच में जो इसे डिसाइड करती है कि आपकी जो कोकोपीट की वैल्यू होनी चाहिए 60 to 130 जो CEC के बीच में होनी चाहिए।
अगर इस तरह का आपका कोकोपीट है तो आप उम्मीद करेंगे कि आपकी सीडलिंग्स भी बेहतर होगी, आपकी मेन क्रॉप भी बेहतर होगी और आपका फार्मिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। मैंने कोकोपीट खरीदते टाइम जिन सावधानियों को आपको ध्यान रखना है, वो साइंटिफिकली जो 5 पॉइंट्स थे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा पीएच, बल्क डेंसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और उसके बाद ये आपका सीईसी मैंने बता दिया है, आपको समझा दिया है। इसके अलावा आपको कलर भी देखना है, फाइबरस उसमें कितने हैं ये देखने हैं, कोई पत्थर वगैरह उसके अंदर नहीं है, ये सब तो देखना ही है। और इसके बाद आप अगर कोकोपीट को सिलेक्ट करेंगे, खरीदेंगे तो उम्मीद है आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी और की मदद हो जाए। और आगे चौथे एपिसोड में हम आपके लिए परलाइट के फीचर्स बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वर्मिकुलाइट के फीचर्स बताएंगे और उसके बाद और फर्दर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। आपका रिस्पॉन्स हमें और आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घर पे अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।